हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। स्वागत है आपका एडी लर्निंग अकेडमी पर। चले फ्रेंड्स, आज फिर हम आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लेकर आए हैं और आज की क्लास में जो हम आपको टॉपिक कराने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। इस टॉपिक से एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी और अन्य एग्जामों में भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए। बस आज की क्लास को आप धैर्य से देखते हुए चलेगा। आज की क्लास में जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा, व्यक्तियों तक पहुँचने की प्रक्रिया, ये हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा, जिससे संबंधित हम आपको महत्वपूर्ण कंटेंट प्रोवाइड कराने वाले हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि एलटी ग्रेड के एग्जाम डेट भी आ चुकी है, तो अपनी जो तैयारी आप उसे भी और भी बढ़ा दीजिए। अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ में जुड़कर भी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर कराते हैं और महत्वपूर्ण कंटेंट आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए कम समय में बेहतरीन रिवीजन के लिए शुरू करेंगे आज की महत्वपूर्ण क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को तर्क कहा गया है। अभिकथन, व्यवहार परिवर्तन हेतु कार्यनीति में संचार प्रदान करना अवश्य सम्मिलित होना चाहिए, जो व्यक्तियों को निर्णय लेने के लिए निरंतर क्रियाशील कर सकता है। तर्क इसका दिया गया, आंतरिक और बाह्य कारक कार्यवाही के संकेत के रूप में काम कर सकते हैं। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। विकल्प यहाँ पर दिए गए, ए सही है परंतु आर सही नहीं है, ए सही नहीं है परंतु आर सही है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो क्वेश्चन को पहले आपको ध्यान से पढ़ना है, तब अपना आंसर यहाँ पर देना है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ पर राइट होने वाला है। यहाँ पर ए और आर दोनों यहाँ पर सही है और आर ए की सही व्याख्या है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, प्रसार कार्यकर्ता का कार्य क्षेत्र होता है। ऑप्शन आपको दिया गया, निर्धारित, बहुआयामी, द्विआयामी या असीमित। ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया है। आपको बताना है कि प्रसार कार्यकर्ता का कार्य क्षेत्र होता है। तो प्रसार कार्यकर्ता का कार्य क्षेत्र बहुआयामी होता है। दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। प्रसार कार्यकर्ता का कार्य क्षेत्र बहुउद्देशीय बहुआयामी है। उसका प्रमुख कार्य ग्रामीण विकास में सहयोग देना, अतः प्रसार कार्यकर्ता का काम खेतों पर जाकर, घरों में जाकर लोगों के साथ संपर्क कर उन्हें नवीन जानकारी प्रदान करनी पड़ती है। घर बैठे ग्रामीणों का विकास सही नहीं होता है, इसके लिए उसे ग्रामीण जनता के बीच अपनी पकड़ बनानी होती है। उनकी बोली, भाषा, परंपराओं, संस्कृतियों, रीति रिवाजों आदि का जानना व समझना जरूरी होता है। तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी व्यक्तिगत संपर्क विधि है। ऑप्शन आपको दिए गए, घर पर संपर्क, टेलीविजन, पोस्टर या लेक्चर। उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2015 और आरपीएससी स्कूल लेक्चरर एग्जाम 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी व्यक्तिगत संपर्क विधि है। तो इनमें से जो व्यक्तिगत संपर्क विधि है वह है घर पर संपर्क। यहाँ पर हमारा पहले ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, किसके अनुसार संप्रेषण हर उस वस्तु को कहते हैं जो कि उस संदेश का अर्थ व्यक्त करती है जिसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। ऑप्शन आपको देंगे, हार्टमैन, ब्रूकर, मिलर या एडगर डेल। और ये क्वेश्चन एलटी 2020 में पूछा गया है। आपको बताना है कि ये किसके अनुसार कहा गया है कि संप्रेषण हर उस वस्तु को कहते हैं जो कि उस संदेश का अर्थ व्यक्त करती है जिसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा, यानी कि जिसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। तो ये कहा गया है ब्रूकर के द्वारा। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, स्क्रीन पर अपारदर्शी वस्तु को किसके इस्तेमाल से दिखाया जा सकता है। ऑप्शन में आपको दिया गया, ओवरहेड प्रोजेक्टर, एपीडियास्कोप, मूवी प्रोजेक्टर या स्लाइड प्रोजेक्टर। आपको यहाँ पर बताना है कि स्क्रीन पर अपारदर्शी वस्तु को किसके इस्तेमाल से दिखाया जाता है। तो ये यहाँ पर दिखाया जाता है स्लाइड प्रोजेक्टर के माध्यम से। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 6, पोस्टर में ABC का अर्थ है। ऑप्शन आपको दिए गए, ध्यान आकर्षण, संक्षिप्त व स्पष्ट, आकर्षक, संक्षिप्त व रंगीन, आकर्षक, संक्षिप्त व स्पष्ट, ध्यान आकर्षण, बड़ा व स्पष्ट। यूपी एलटी जुलाई 2018 और यूजीसी नेट एग्जाम 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि पोस्टर में ABC का अर्थ है। तो क्या अर्थ है ये आपको बताना है। अगर हम पोस्टर की बात करें तो इसमें ABC का अर्थ अट्रैक्टिव, बेसिक और क्लियर यहाँ पर होगा। तो हमारा यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही होगा, आकर्षक, संक्षिप्त व स्पष्ट। ये इसका यहाँ पर सही आंसर होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर नहीं दिया गया। एक तरफ आपको प्रसार विधि दी गई है और दूसरी तरफ आपको संपर्क का प्रसार दिया गया है।
आपको यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। घर पर बैठ क्या व्यक्तिगत संपर्क विधि है, तो ये तो ऑप्शन हमारा सही होगा, लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा गया है तो ये तो गलत हो जाएगा। दूरदर्शन जनसंपर्क विधि ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर गलत पूछा गया है तो ये भी आंसर नहीं होगा। संगोष्ठी ये भी जनसंपर्क विधि है, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही होगा। परिणाम प्रदर्शन ये व्यक्तिगत संपर्क विधि नहीं है। ऑप्शन हमारा चौथा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 8, बुलेटिन, लीफलेट, समाचार, कहानियां खाली स्थान के अंतर्गत समूहीकृत है। ऑप्शन में आपको दिया गया है व्यक्तिगत संपर्क, वृहद संपर्क, सामूहिक संपर्क या उक्त सभी। और ये क्वेश्चन पीजीटी 2019 में पूछा गया है। अगर हम यहाँ पर बात करें बुलेटिन, लीफलेट, समाचार, कहानियां, तो ये वृहद संपर्क के अंतर्गत समूहीकृत किए गए हैं। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या। बुलेटिन बोर्ड, लीफलेट, समाचार, कहानियां आदि वृहद संपर्क यानी कि मास कॉन्टेक्ट के अंतर्गत समूहीकृत है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। और ये सब दृश्य साधन है, तो ये दृश्य साधन के अंतर्गत आते हैं। दृश्य साधन का अर्थ हम जो देखते हैं दृश्य द्वारा अधिक प्रभावशाली तरीके से संचार करने में सहायता मिलती है, तथा समाचार, कहानियां श्रव्य साधन के अंतर्गत आते हैं, यानी कि जिन्हें हम सुन सकते हैं वे श्रव्य साधन के अंतर्गत आएंगे, और जिन्हें हम देख सकते हैं वे दृश्य साधन के अंतर्गत आएंगे, और जिन्हें हम देख और सुन सकते हैं वे दृश्य श्रव्य साधन के अंतर्गत आते हैं। ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 9, खाली स्थान, नेता इस प्रकार परिचालन करता है जैसे वह लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता है। ऑप्शन में आपको दिया गया मैसेज फेयर, लोकतांत्रिक, तानाशाही या सामान्य। आपको यहाँ पर बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और तब अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तानाशाही नेता इस प्रकार परिचालन करता है जैसे वह लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता है, तो ये ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, सूची 1 में दिए गए संचार के कार्यों को सूची 2 में दिए गए उनके नियत परिणामों से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 के साथ में आपको सुमेलित करना है। खेलना क्या मार्गदर्शन के साथ मैच होगा, मदद करना क्या कौशल निर्माण के साथ मैच होगा, सीखना अनुबंध के साथ मैच होगा, या संबंध बताना निर्णय या पारितोषण के साथ मैच होगा। आपको यहाँ पर बताना है कौन सा किसके साथ मैच होगा। ऑप्शन यहाँ पर अगर हम देखें तो खेलना हमारा पारितोषण के साथ मैच होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए का यहाँ पर 5 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो पहला ऑप्शन तो हमारा कट जाएगा, दूसरा भी और चौथा भी। यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन यहाँ पर सही होगा वो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, क्योंकि यहाँ पर पहले का यहाँ पर 5 और तीसरे ऑप्शन में दिया गया है। तो इस प्रकार अपना समय भी आप यहाँ पर बचा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर देखते चलेंगे। यहाँ पर मदद करना ये मार्गदर्शन के अंतर्गत आएगा। वहीं अगर हम सीखने की बात करें तो सीखना हमारा कौशल निर्माण के अंतर्गत आएगा। अगर हम संबंध बताने की बात करें तो संबंध बताना हमारा किसके साथ यहाँ पर मैच होगा, तो अनुबंध के साथ मैच होगा। तो इस प्रकार हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, जनसंपर्क एक युक्ति पूर्ण संप्रेषण प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऑप्शन आपको दिए गए संगठनों तथा उनके लोगों के बीच परस्पर लाभकारी संबंध बनते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया गया है किसी व्यक्ति अथवा संगठन एवं लोगों के बीच जानकारी के प्रसार की व्यवस्था की जाती है। ऑप्शन 3, यह प्रक्रिया निगमित संगठनों का एकांतिक कार्य है। वहीं ऑप्शन चौथा यहाँ पर दिया गया इस प्रक्रिया का सरकारी संगठनों में कार्यान्वयन नहीं होता है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन कौन सा यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। यूजीसी नेट एग्जाम 2015 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा यानी कि संगठनों तथा उनके लोगों के बीच परस्पर लाभकारी संबंध बनते हैं, ये हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 2 ऑप्शनों में। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन कट जाएगा और तीसरा भी ऑप्शन यहाँ पर कट जाएगा। फिर हमारा आएगा यहाँ पर किसी व्यक्ति अथवा संगठन एवं लोगों के बीच जानकारी के प्रसार की व्यवस्था की जाती है। तो पहला दूसरा हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन में दिया गया है, तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 12, बड़े समूह में सूचना संचार की कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपको दिया गया है टेलीविजन, फोल्डर, फ्लैश कार्ड या पैम्फलेट। डाइट प्रवक्ता एग्जाम 2014-15 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट आप लगाते चलेगा। आपको बताने कि बड़े समूह में सूचना संचार की कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा टेलीविजन। टेलीविजन हमारे यहाँ पर आंसर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। आधुनिक समय में टेलीविजन प्रसार का अत्यंत सुलभ व लोकप्रिय साधन है। यह रेडियो से अधिक प्रभावशाली इसलिए है क्योंकि इसमें चित्र भी दिखाई देते हैं। साथ ही फिल्मों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय इसलिए है क्योंकि फिल्में किसी एक निश्चित समय पर दिखाई जाती है, जबकि यह आजकल घर घर में सहज उपलब्ध है। अगर हम टीवी की बात करें तो 10 से श्रव्य साधन के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। तो टीवी किस
के अंतर्गत आएगा, तो दृश्य श्रव्य साधन के अंतर्गत आएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 13, एक प्रक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं वह जाना जाता है। ऑप्शन आपको देंगे प्रसार प्रक्रिया, प्रसार योजना, कार्यक्रम विस्तार या संप्रेषण। डाइट प्रवक्ता एग्जाम 2014-15 और आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप इंपॉर्टेंट लगाते चलेगा जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको बताना है कि एक प्रक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं वह जाना जाता है। तो वह जाना जाता है संप्रेषण के नाम से। तो यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। संचार 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य सार्थक बातों के आदान प्रदान की प्रक्रिया है। इस प्रकार ज्ञान की बातों, भावनाओं, विचारों तथा सूचनाओं के आपस में आदान प्रदान की क्रिया को संचार कहते हैं। तो इस व्याख्या को भी आप ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 14, चर्चा विधि का कौन सा प्रकार सबसे कम समय लेता है। ऑप्शन आपको देंगे पैनल चर्चा, चर्चा 66, वाद विवाद या बज्र सत्र। आपको यहाँ पर बताना है कि चर्चा विधि का कौन सा प्रकार सबसे कम समय लेता है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, चर्चा 66, ये सबसे कम समय लेता है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। त्रिआयामी शिक्षण सामग्री का उदाहरण है। ऑप्शन आपको देगा चार्ट और रेखाचित्र, कंप्यूटर और टेलीविजन, प्रतिरूप और वस्तुएं, फ्लैनल बोर्ड एवं मैग्नेटिक बोर्ड। आपको यहाँ पर बताना है कि त्रिआयामी शिक्षण सामग्री का उदाहरण है। तो कौन सा उदाहरण है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा, प्रतिरूप और वस्तुएं, ये त्रिआयामी शिक्षण के उदाहरण है। ऑप्शन तीसरा हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या। प्रसार शिक्षा का उद्देश्य लोगों के व्यवहारों, अभिवृत्तियों, ज्ञान, कौशल, समझ तथा मूल्यों में परिवर्तन लाना है। त्रिआयामी शिक्षण सामग्री में वास्तविक वस्तुएं, नमूने, मॉडल आदि आते हैं। ये ऑप्शन हमारा तीसरा सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 16, EMMS का तात्पर्य है। ऑप्शन आपको देंगे इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज सिस्टम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैसेज सिस्टम, इलेक्ट्रिक मेल मैसेज सिस्टम या उपरोक्त में से कोई नहीं। GIC प्रवक्ता एग्जाम 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि EMMS का तात्पर्य है, यानी कि फुल फॉर्म आपको बतानी है EMMS की। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज सिस्टम, ये इसकी फुल फॉर्म है। यहाँ पर हमारा पहले ही ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन संचार के आधुनिक विधि नहीं है। आपको यहाँ पर बताना है कौन सी संचार की आधुनिक विधि नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को भी आपको ध्यान से पढ़ते चलना है जिनमें नहीं दिया होता है। ऑप्शन में आपको दिया गया व्याख्यान विधि, सूक्ष्म शिक्षण, शिक्षक वार्तालाप या प्रशिक्षक श्रेष्ठता विधि। आपको यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी संचार की आधुनिक विधि नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से हो, प्रशिक्षक श्रेष्ठता विधि, ये संचार की आधुनिक विधि नहीं है। तो चौथे ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कार्यशाला क्या है। ऑप्शन में आपको दिया गया व्यक्तिगत संपर्क विधि, समूह संपर्क विधि, जनसंपर्क विधि या उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर हम कार्यशाला की बात करें तो ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर से होगा, समूह संपर्क विधि है। तो कार्यशाला क्या है, समूह संपर्क विधि है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। कार्यशाला एक प्रकार की कॉन्फ्रेंस या सम्मेलन है जो 1 सप्ताह अथवा इससे भी अधिक यानी कि 7 से 15 दिन तक चलाया जाता है। इसमें विषय विशेषज्ञों के भाषण, व्यक्तिगत संपर्क, सामूहिक और अनौपचारिक वार्ताओं आदि की व्याख्या की जाती है। तो ये क्या है, व्यक्ति यानी कि सामूहिक संपर्क विधि है, ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेगा। तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपना अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, संचार के माध्यमों का चयन आधारित होता है। ऑप्शन आपको देगा नवाचार पर, संदेश की प्रकृति पर, संचार के उद्देश्यों पर या उपरोक्त सभी पर। आपको यहाँ पर बताना है कि संचार के माध्यमों का चयन आधारित होता है। तो किस पर आधारित होता है आपको बताना है। तो ये आधारित होता है नवाचार पर भी आधारित होता है, संदेश की प्रकृति पर भी आधारित होता है, संचार के उद्देश्यों पर भी आधारित होता है। तो उपरोक्त सभी हमारा आंसर यहाँ पर होगा। तो चौथे ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। प्रसार का पारंपरिक तरीका है। ऑप्शन आपको देगा पत्राचार, टेलीग्राम, टेलीग्राम मोबाइल, मोबाइल टेलीफोन या डाक ईमेल। आपको यहाँ पर बताना है कि प्रसार का पारंपरिक तरीका है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, पत्राचार यानी कि टेलीग्राम, ये प्रसार का पारंपरिक तरीका है। प्रसार कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण विकास है और यह प्रसार कार्यकर्ता के प्रयास तथा दूरदर्शिता पर निर्भर है। पत्राचार टेलीग्राम प्रसार का प्राचीनतम तरीका है। तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
मुद्रक माध्यम जिसमें क्षेत्र की घटनाओं के बारे में प्रस्तुति होती है वह है। ऑप्शन आपको दिए गए पुस्तक, पर्चा, पर्तदार पर्चा या अखबार। आपको बताने कि मुद्रक माध्यम जिसमें क्षेत्र की घटनाओं के बारे में प्रस्तुति होती है वह है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, वह होता है अखबार। तो यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब आंकड़ों में ज्यादा विचरण नहीं हो और एक ही गुण की तुलना हो तो आरेखीय निरूपण खाली स्थान की तरह किया जा सकता है। ऑप्शन आपको दिए गए एक विमा चित्र, द्विविमा चित्र, चित्रीय आरेख या मानचित्र। असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवक्ता एग्जाम 2014-15 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इंपोर्टेंट आप लगाते चलेगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और तब अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, एक विमा चित्र। तो यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। प्रसार का कौन सा कारक पारंपरिक नहीं है? यहाँ पर नहीं दिया गया है तो आपको यहाँ पर बताना है कि यानी कि पारस्परिक, ये पारस्परिक होगा, पारस्परिक नहीं है। ऑप्शन में आपको दिया गया कबूतर, ईमेल, अंतर्देशीय पत्र या टेलीग्राम। आपको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर प्रसार का कौन सा कारक पारंपरिक नहीं है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, कबूतर। ये प्रसार का पारंपरिक कारक नहीं है, तो यहाँ पर हमारा पहले ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा का संक्षिप्त रूप है। ईमेल के 3 आवश्यक संगठन है, निजी कंप्यूटर, टेलीफोन, मोडम या संयोजक। ईमेल के अंतर्गत कंप्यूटर में एकत्रित सूचनाएं, आंकड़े, जानकारियां एवं तस्वीरें अपने गंतव्य यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल बॉक्स तक टेलीफोन लाइनों द्वारा भेजी जाती है। अंतर्देशीय पत्र, टेलीग्राम आदि पारस्परिक तरीका है। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेगा। तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 प्रचार प्रक्रिया में सम्मिलित है। ऑप्शन आपको दिए गए 7C, प्रेस, मीडिया, रेडियो और अखबार, प्रेषककर्ता, प्राप्तकर्ता, संदेश और माध्यम, ईमेल, इंटरनेट और लाउड स्पीकर। आपको यहाँ पर बताना है कि प्रचार प्रक्रिया में सम्मिलित है, तो क्या क्या सम्मिलित है ये आपको यहाँ पर बताना है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, प्रचार प्रक्रिया में प्रेषककर्ता, प्राप्तकर्ता, संदेश और माध्यम शामिल है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। प्रचार, प्रसार या संचार तीनों एक ही है, यानी कि प्रचार, प्रसार और संचार ये तीनों एक ही है। संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ पारस्परिकता के आधार पर अपनी बातों, विचारों, तथ्यों, अनुभूतियों को बांटता है ताकि उसका सामान्य अर्थ निकल सके। इस प्रकार ज्ञात की बातों का भावनाओं यानी कि ज्ञान की बातों, भावनाओं, विचारों तथा सूचनाओं के आपस में आदान प्रदान की क्रिया को संचार कहते हैं। तो इस व्याख्या को भी आप ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 25 संदेश भेजने और प्राप्त करने वाले के बीच की कड़ी है। ऑप्शन आपको दिए गए चैनल, फीडबैक, ट्रीटमेंट, ऑडियंस या श्रोता। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण है क्योंकि कई एग्जाम में पूछा गया है। तो इनके बीच की कड़ी चैनल होता है। यहाँ पर हमारा पहले ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। संचार माध्यम संचार प्रक्रिया का तृतीय एवं प्रमुख तत्व संचार माध्यम है। यह कोई वस्तु भी हो सकती है और जो सूचना वाहक अपने संदेश को सूचना ग्राहक तक पहुंचाने के लिए प्रयोग करता है। संचार माध्यम सूचना वाहक एवं सूचना ग्राहक के मध्य भौतिक पुल का कार्य करते हैं। तो इस व्याख्या को भी आप ध्यान से पढ़ते चलेगा। और फ्रेंड्स जो हम आपको व्याख्या कराते चल रहे हैं उन्हें आप ध्यान से पढ़ते चलेगा क्योंकि इन व्याख्या से ही आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और आसपास से बनने वाले क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले। और जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है उसे भी आप साथ साथ नोट करते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 26 लिगन्स मॉडल में संचार का छठा तत्व है। ऑप्शन आपको दिएगा संदेश, संचारक, श्रोता, श्रोता प्रतिक्रिया। आपको यहाँ पर लिगन्स महोदय के द्वारा पूछा गया कि संचार का छठा तत्व क्या है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो इनके मॉडल का जो छठा तत्व वह है श्रोता प्रतिक्रिया। तो ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। संचार मॉडल का सामान्य अर्थ संचार की प्रक्रिया से होता है। अनेक लोगों ने संचार मॉडल को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। लिगन्स महोदय द्वारा प्रस्तुत संचार के प्रमुख तत्व इस प्रकार है। तो इनके द्वारा जो प्रमुख तत्व बताए गए हैं उसमें जो पहला तत्व प्रेषक इसमें पहला तत्व है, दूसरा संदेश, तीसरा माध्यम, चौथा व्यवहार, पांचवा श्रोता और छठा इसमें प्रतिक्रिया है। यानी कि कम्युनिकेटर, मैसेज, चैनल, ट्रीटमेंट, ऑडियंस और रेस्पॉन्स। ये आप ध्यान रखते हैं चलेगा। CMCTAR ये इनका यहाँ पर मॉडल ऐसे भी यहाँ पर दिया गया होता है। ये भी आप नोट करते हैं
चलेगा, क्योंकि कई बार यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। स्पष्ट है कि संचार प्रक्रिया का जो छठा व अंतिम चरण है वह प्रतिक्रिया है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो ये इसके सीक्वेंस में भी आपको कभी कभी लगाने के लिए दे देता है ऑप्शन में, तो आप इन्हें भी ध्यान से रखते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 27, व्यक्तिगत प्रणाली को संचार के लिए उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन आपको दिया गया है, व्यक्तिगत रूप से मिलकर, व्यक्तिगत पत्र लिखकर, दोनों, एक एवं दो, या कोई भी नहीं। टीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि व्यक्तिगत प्रणाली को संचार के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, इनके पहला और दूसरा दोनों ही यहाँ पर सही होगा। तो तीसरे ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। एक प्रकार की शिक्षा जिसका उद्देश्य मनुष्यों के मानसिक दृष्टिकोण तथा पद्धति में परिवर्तन लाना कहलाता है। ऑप्शन आपको दिए गए, लक्ष्य, संचार, मूल्यांकन, या कोई भी नहीं। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, तब अपना आंसर यहाँ पर देना है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक प्रकार की शिक्षा जिसका उद्देश्य मनुष्य के मानसिक दृष्टिकोण तथा पद्धति में परिवर्तन लाना है, तो क्या कहलाता है, तो वह संचार कहलाता है। तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। संचार एक प्रकार की शिक्षा है जिसका उद्देश्य मनुष्य के मानसिक दृष्टिकोण तथा पद्धति में परिवर्तन लाना है। संचार कार्य की सफलता मुख्यतः दो तत्वों पर निर्भर करती है। प्रथम, कौन सी संचार प्रणाली उपलब्ध है। दूसरा, कौन सी संचार प्रणाली उपयोग में लाई जा रही है। ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। तो ये दो तत्वों पर निर्भर होती है, यानी कि कौन सी संचार प्रणाली उपलब्ध है और कौन सी इसमें उपयोग में लाई जा रही है, तो ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 29, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि किसी वस्तु की कार्य प्रणाली को बताना ही क्या प्रतिपादन होगा, संचार होगा, लक्ष्य होगा, या कोई भी नहीं होगा। टीजीटी 2006-2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। इंपोर्टेंट आप लगाते हुए चलेगा। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, ये प्रतिपादन है, तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। किसी वस्तु की कार्य प्रणाली को बताना ही प्रतिपादन है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। देखिए और विश्वास कीजिए कि भावना ही प्रतिपादन का मुख्य सिद्धांत है, यानी कि देखकर विश्वास करना ही इसका क्या है, इसकी भावना का, प्रतिपादन की भावना का मुख्य सिद्धांत है। प्रतिपादन मुख्यतः दो तरह के होते हैं, पद्धति प्रतिपादन और परिणाम प्रतिपादन। ये भी आप ध्यान से देखते चलेगा। अगर आपसे क्वेश्चन ज्यादा डीप में पूछे तो आपसे यहाँ पर भी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कि प्रतिपादन के यानी कि कितनी तरह का प्रतिपादन होता है, तो दो तरह का होता है, पद्धति प्रतिपादन और परिणाम प्रतिपादन। ये भी आप ध्यान रखते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 30, संचार की वैसी विधि प्रदर्शनी का आयोजन जिसमें दिखाए गए यंत्रों से किसी को जानकारी अच्छी तरह से दी जा सकती है कहलाती है। ऑप्शन आपको देगा, प्रदर्शनी का आयोजन, दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग, सभा सम्मेलन एवं यात्रा का आयोजन, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, तब अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। क्वेश्चन में आपको पूछा गया कि संचार की वैसी विधि प्रदर्शनी का आयोजन जिसमें दिखाए गए यंत्रों से किसी को जानकारी अच्छी तरह से दी जा सकती है, तो क्या कहलाती है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, प्रदर्शनी का आयोजन कहलाती है, तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच विचारों, अनुभूतियों और ज्ञान का आदान प्रदान कहलाता है। ऑप्शन आपको देगा, जनसंचार, साझेदारी, समझदारी, या संचार। यूजीसी नेट एग्जाम 2010, टीजीटी 2010 और पीजीटी 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है और इंपोर्टेंट आप लगाते चलेगा। आपको बताना है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच विचारों, अनुभूतियों और ज्ञान का आदान प्रदान कहलाता है, तो क्या कहलाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, संचार कहलाता है, तो यहाँ पर हम चौथे ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में कुछ सार्थक चिन्हों, संकेतों या प्रतीकों के माध्यम से विचारों या भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं, तो इस प्रक्रिया को संचार कहा जाता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। हमारे पास कम्युनिकेशन के सबसे सबल इनके प्रबल माध्यमों में हमारी आवाज़ व हमारी भाषा है और इसकी वाहक के रूप में पत्र, टेलीफोन, फैक्स, टेलीग्राम, मोबाइल तथा इंटरनेट है। संचार का प्रमुख उद्देश्य डाटा व सूचनाओं का आदान प्रदान करना है। किसी संचार प्रक्रिया के 5 प्रमुख घटक होते हैं, जो इस प्रकार है। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कि संचार प्रक्रिया के 5 प्रमुख घटक है। कौन कौन से घटक है? संदेश, प्रेषक, माध्यम, प्राप्तकर्ता और प्रोटोकॉल। ये भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते हुए चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 32 संचार मॉडल में समाहित है। ऑप्शन आपको दिए गए, प्रेषक, संदेश, गंतव्य एवं ग्रहणकर्ता, वक्ता, वक्तव्य, माध्यम एवं श्रोता, प्रेषक, संचारक,
संकेत ग्रहणकर्ता, प्रेषक, संदेश, उपचार, माध्यम और ग्रहणकर्ता। टीजीटी 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इंपोर्टेंट आप लगाते चलेगा। आपको यहाँ पर संचार मॉडल में समाहित है, तो क्या क्या यहाँ पर समाहित है ये आपको बताना है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। प्रेषक, संदेश, उपचार, माध्यम, ये ग्रहणकर्ता, ये संचार मॉडल में समाहित है, तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। संचार मॉडल में प्रेषक, संदेश, उपचार, माध्यम, ग्रहणकर्ता आदि समाहित है। संचार या प्रेषण प्रसार क्रिया को प्रारंभ करने का स्रोत है। संचारक अपनी क्रिया को करते समय विभिन्न माध्यमों की विश्वसनीयता पर निर्भर रहता है। संचारक को संदेश प्रेषित करने की भावनात्मक ढंग ज्ञात होना चाहिए ताकि वह सही ढंग से संदेश के साथ जुड़कर संदेश का चुनाव, प्रस्तुतिकरण, माध्यम तथा प्राप्तकर्ता का चुनाव सरलता से कर सके। तो इस व्याख्या को भी आप ध्यान से पढ़ते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 33, किसी लक्ष्य के लिए 3 आयामों की पहचान की गई है, वह है मॉडल्स, लक्ष्य, नमूना या उपरोक्त सभी। आपको यहाँ पर बताने की किसी लक्ष्य के लिए 3 आयामों की पहचान की गई, तो वे 3 आयाम कौन कौन से है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो मॉडल्स, लक्ष्य और नमूना, ये तीनों आयाम है, तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर हम चौथे ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा संप्रेषण माध्यम पहले प्रारंभ हुआ? ऑप्शन आपको दिया गया छापना, फिल्म, रेडियो या टेलीविजन। आपको यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा संप्रेषण माध्यम सबसे पहले प्रारंभ हुआ। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, छापना ये पहले प्रारंभ हुआ, तो यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। संप्रेषण माध्यम के अंतर्गत सर्वप्रथम छापने की विधि का प्रयोग किया गया। इसके अंतर्गत सूचना या संदेशों को लिखकर या छापकर प्राप्तकर्ता तक प्रेषित किया जाता था, तो ऑप्शन पहला हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, प्रभावशाली संप्रेषण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन आपको दिया गया मौखिक, लिखित, समूह परिचर्चा या उपयुक्त सभी। टीजीटी 2011 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि प्रभावशाली संप्रेषण किसके द्वारा होता है, तो प्रभावशाली संप्रेषण समूह परिचर्चा के द्वारा होता है, तो ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या। प्रभावशाली संप्रेषण समूह परिचर्चा द्वारा होता है। व्यक्तिगत संपर्क में प्रसारकर्ता एक व्यक्ति से मिलता है, जबकि समूह परिचर्चा के लिए ढेर सारे व्यक्ति एक जगह एकत्रित होकर किसी समस्या पर विचार विमर्श करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 36, संप्रेषण प्रक्रिया में ग्रहणकर्ता शाब्दिक और अशाब्दिक संदेश का विश्लेषण करता है। जो प्रेषक भेजता है उसे कहते हैं। ऑप्शन आपको दिया गया कोडिंग, डिकोडिंग, प्री कोडिंग या एनकोडिंग। टीजीटी 2011, यूजीसी नेट एग्जाम 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और इस क्वेश्चन को आप इंपोर्टेंट लगाते हुए चलिएगा। आपको यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में कहा गया है कि संप्रेषण प्रक्रिया में ग्रहणकर्ता शाब्दिक और अशाब्दिक संदेश का विश्लेषण करता है। जो प्रेषक भेजता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं ये आपको यहाँ पर बताना है, तो उसे डिकोडिंग कहते हैं। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या। संप्रेषण प्रक्रिया में ग्रहणकर्ता प्रेषक द्वारा भेजे गए शाब्दिक और अशाब्दिक संदेश का विश्लेषण करता है, उसे डिकोडिंग कहते हैं। सूचना देने वाला सूचना देने से पूर्व नियम को अपने तरीके से परिवर्तित करता है, जिसे एनकोडिंग कहते हैं। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं यहाँ पर, यानी कि संप्रेषण प्रक्रिया में जो ग्रहणकर्ता प्रेषक द्वारा भेजे गए शाब्दिक और अशाब्दिक संदेश का विश्लेषण करता है उसे तो डिकोडिंग कहते हैं, लेकिन सूचना देने वाला सूचना देने से पूर्व नियम को अपने तरीके से परिवर्तित करता है, उसे एनकोडिंग कहते हैं। इन दोनों ही क्वेश्चनों को आप इंपोर्टेंट लगाते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की ओर। आज का अभ्यास प्रश्न है, कौशल प्रदान करने की एक सर्वाधिक प्रभावशील विधि है। ऑप्शन आपको दिया गया समूह चर्चा, क्षेत्र गमन, प्रदर्शन या परियोजना। जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2009 और 15 और यूजीसी नेट एग्जाम 2013-14 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इंपोर्टेंट आप लगाते ही चलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। आज ही क्लास हमारी आपको कैसे लगी उसके बारे में भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपको किसी भी टॉपिक से यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ने हैं तो आप हमें जरूर लिखिएगा टॉपिक का नाम, हम उस टॉपिक से भी आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और भी बच्चों को, ताकि और भी बच्चों को इसका फ़ायदा हो सके। हम एक उद्देश्य से क्लास लेकर आते हैं ताकि अपने एग्जाम में आप बेहतर से बेहतर कर पाओ और जल्द से जल्द अपना सिलेक्शन लो। तो चलिए इसी आशा इसी उम्मीद के साथ में मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।